इजरायली नेताओं के खिलाफ दुनिया भर में कार्रवाई शुरू। अब ऑस्ट्रेलिया का बड़ा कदम, गाजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की धमकी देने वाले इजरायली कट्टरपंथी नेता पर लगाया पाबंदी। और साथ में आपको बताएंगे इजरायली हमले के बाद यमन का पलटवार, बेन गुरियन एयरपोर्ट में मची अफरा तफरी, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, मुस्लिम देशों से कहा कब तक खामोश रहोगे। साथ में आपको बताएंगे ईरान का परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान। अगली खबर में आपको बताएंगे कुवैत में 23 लोगों की मौत के बाद अवैध शराब बनाने के मामले में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी अभियान। और इसी के साथ ट्रंप से मुलाकात में पूप सूटकेस लेकर पहुंचे पुतिन के बॉडीगार्ड, दावा इसमें पुतिन का मलमूत्र इकट्ठा किया। आखिर क्यों किया ऐसा, तो दोस्तों सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों इजरायली कट्टरपंथी नेताओं के खिलाफ अब दुनिया भर में बैन लग रहा है। अब तक कई देश इस 2 कट्टरपंथी मंत्रियों पर पाबंदी लगा चुकी है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इजरायल के कट्टरपंथी नेता सिमखा रोथमैन का वीज़ा रद्द कर दिया है। दरअसल रोथमैन वही नेता है जिन्होंने खुलेआम ये बयान दिया था कि गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाना चाहिए और फिलिस्तीनी बच्चों तक को इजरायल के दुश्मन कहा था। रोथमैन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में शामिल है और संविधान, कानून और न्याय समिति के अध्यक्ष भी है। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने उनका वीज़ा रद्द करने का आदेश दिया और साफ कह दिया कि रोथमैन को अगले 3 साल तक देश में घुसने की इजाज़त नहीं होगी। खास बात यह है कि ये ऐसे समय में लगाया है जब कुछ दिन पहले ये ऑस्ट्रेलिया ही जाने वाला था। दक्षिणपंथी पार्टी रिलीजियस जायोनिज्म के नेसेट सदस्य रोथमैन को अगले हफ्ते सिडनी में होने वाले एक प्रोग्राम सोलिडरिटी टूर में बोलना था, जिसे ऑस्ट्रेलियन यहूदी एसोसिएशन ने आयोजित किया था। गृह मंत्री टोनी बर्क ने कहा, हमारी सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाती है जो हमारे देश में आकर नफरत और फूट डालना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं और नफरत व बंटवारे का संदेश फैलाते हैं तो हमें आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं। हमारी सरकार में ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश होगा जहाँ हर कोई सुरक्षित रहेगा और ख़ुद को सुरक्षित महसूस करेगा। ऑस्ट्रेलिया का यह कदम सीधे तौर पर इजरायल के लिए झटका है, क्योंकि और भी कई देश हैं जो इजरायली नेताओं पर अब प्रतिबंध लगा रहे हैं। दोस्तों खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों यमनी सेना ने इजरायल के तेल अवीव स्थित बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। इस हमले के बाद एयरपोर्ट की गतिविधियां ठप हो गई और वहां मौजूद लोग शेल्टर की तरफ भागे। पूरे एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया। रविवार को यमनी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहिया सरी ने टीवी पर बयान जारी करते हुए कहा कि यह हमला पालेस्तीन 2 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल से किया गया। सरिया ने कहा, ऑपरेशन ने अपना मकसद पूरी तरह हासिल कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस हमले के बाद एयरपोर्ट पर सायरन बजने लगे, उड़ानें बाधित हुई और सारी गतिविधियां रुक गई। यमनी प्रवक्ता ने कहा कि यह हमला इजरायल के गाजा पर जारी नरसंहार और 22 महीने से चल रहे युद्ध के जवाब में किया गया है। साथ ही यह इजरायल के यमन पर किए गए हवाई हमलों का बदला भी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मुस्लिम दुनिया से अपील करते हुए कहा, हमारा धार्मिक, नैतिक और इंसानी फर्ज है कि हम फिलिस्तीनी जनता का साथ दें जब तक कि गाजा पर हो रहा हमला और घेराबंदी ख़त्म नहीं हो जाती। उन्होंने सवाल उठाया, क्या गाजा में बच्चों और औरतों का खून अब सबके लिए बेकार हो गया है? ये जुल्म और ये हमला आखिर कब तक चलता रहेगा? यमनी सेना का यह बयान उस वक्त आया जब इससे थोड़ी देर पहले इजरायली फौज ने यमन की राजधानी सना के पास एक ऊर्जा केंद्र पर हमला किया था। यमनी अधिकारियों ने इस हमले को नागरिक ढांचे पर सीधा हमला और आक्रामक कार्रवाई करार दिया। दरअसल अक्टूबर 2023 से जब से इजरायल ने गाजा पर नरसंहार की जंग शुरू की है, तब से यमन ने कई हमले इजरायल पर किए हैं। इनमें एयरपोर्ट, बंदरगाह और दूसरे अहम ठिकाने शामिल हैं। यमनी सेना बार बार कह चुकी है कि जब तक इजरायल गाजा पर जंग और नाकेबंदी जारी रखेगा तब तक हमारे हमले भी जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान ने कहा है कि अगर उस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएं तो वो दुनिया को ये भरोसा देने के लिए तैयार है कि
उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांति और बिजली बनाने जैसे कामों के लिए, बम बनाने के लिए नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि JCPOA डील के समय भी यही शर्त थी। उस समय अमेरिका और यूरोप ने कुछ प्रतिबंध हटाने का वादा किया था और ईरान ने भी मान लिया था कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट की लिमिट रखेगा और मशीनों के इस्तेमाल पर भी कंट्रोल करेगा। यानी पहले भी ईरान ने यह किया है कि कुछ सीमाएं मान ली, लेकिन बदले में उस पर से पाबंदियां हटाई गई। बघाई ने कहा, अगर हमारे ऊपर से ये गलत और नाइंसाफ़ी वाले प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तो हम पूरी दुनिया को भरोसा देने के लिए तैयार है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया कि यूरोप के 3 बड़े देश लगातार ईरान से बात कर रहे हैं और हो सकता है कि आगे एक और राउंड की बातचीत हो, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। बघाई ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर की हाल की यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद ये तय करना है कि आगे से ईरान और IAEA कैसे काम करेंगे, क्योंकि इजरायल और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। बघाई बोले, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश की शांतिपूर्ण परमाणु साइट्स पर हमला किया गया और फिर IAEA के इंस्पेक्टर वहां गए। इस वजह से सुरक्षा और सेफ्टी की बड़ी चिंताएं हैं। उन्होंने बताया कि बातचीत पिछले हफ्ते शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में ईरान और IAEA के बीच एक और राउंड बातचीत होने वाला है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कुवैत से बड़ी खबर सामने आई है। वहां के अधिकारियों ने 67 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये लोग देश के अंदर ही शराब बना और बेच रहे थे। यही शराब हाल के दिनों में 23 लोगों की मौत की वजह बनी है। कुवैत में शराब बनाना या बाहर से मंगवाना पूरी तरह से बैन है, लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे गुप्त जगहों पर शराब तैयार करते हैं। ऐसी जगहों पर ना तो कोई निगरानी होती है और ना ही सुरक्षा के इंतजाम, जिसकी वजह से पीने वालों की जान तक चली जाती है। कुवैत के गृह मंत्रालय ने शनिवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि पुलिस ने छापेमारी कर 6 शराब फैक्ट्रियां पकड़ ली और 4 और फैक्ट्रियां मिली जो अभी पूरी तरह चालू नहीं हुई थी। ये फैक्ट्रियां रिहायशी और औद्योगिक इलाकों में बनाई गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि जहरीली शराब पीने से मेथनॉल पॉइजनिंग के मामलों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है। इनमें से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज़्यादातर एशियाई नागरिक हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि इस आपराधिक नेटवर्क का सरगना, जो कि बांग्लादेश का नागरिक है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक और आरोपी जो नेपाल का नागरिक है, उसने पुलिस को बताया कि कैसे मेथनॉल से शराब बनाई जाती थी और उसे बेचा जाता था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो उनके बॉडीगार्ड एक सूटकेस लेकर पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सूटकेस पुतिन के मल मूत्र को इकट्ठा करने के लिए था। कहा जा रहा है कि पुतिन की टीम ऐसा इसलिए करती है ताकि कोई विदेशी एजेंसी उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी ना जुटा सके। फ्रांसीसी मैगजीन पेरिस मैच के मुताबिक ये सुरक्षा प्रोटोकॉल नया नहीं है। 2017 में फ्रांस यात्रा और वियना दौरे के दौरान भी ऐसा किया गया था। हालांकि क्रेमलिन यानी रूस ने हमेशा इन अफवाहों को खारिज किया है। दोस्तों, पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुकी है। पिछले साल कजाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके पैरों में हरकत और 2023 में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात के वक्त कुर्सी पर झटके लेने जैसी हरकतों ने अटकलें बढ़ा दी थी। दरअसल DNA टेस्ट और मेडिकल जांच से ये पता लगाया जा सकता है कि पुतिन को कोई गंभीर बीमारी है या नहीं, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, किडनी, लीवर की समस्या या यूरोलॉजिकल बीमारी। शरीर से निकलने वाले अवशेषों में दवाओं के निशान भी मिल सकते हैं, जिससे ये पता चल सकता है कि वो कौन सी दवा ले रहे हैं और किस बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। किसी देश के नेता का स्वास्थ्य टॉप सीक्रेट होता है, क्योंकि यदि जानकारी लीक हो जाए तो दुश्मन उसकी कमजोरी या फ़ायदा उठा सकते हैं। यही वजह है कि पुतिन की सिक्योरिटी एजेंसी मल मूत्र समेत सभी बायोलॉजिकल अवशेष इकट्ठा करके रूस ले जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही है। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।